प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी की इस मनपसंद क्लास में। मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर के। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, और इस लाइफ प्रोसेस में हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में। हमने पिछली क्लास में मानव में श्वसन तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम श्वसन की प्रक्रिया में किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कुछ एकाध जीव के बारे में अध्ययन करेंगे कि वह सामान्यतः श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज कॉकरोचों में श्वसन की। तो क्या होता है सुनना कॉकरोचों में श्वसन के लिए। कॉकरोचों का जो पार्श्व भाग है, इस पार्श्व भाग में पाए जाते हैं बच्चों सूक्ष्म छिद्र। यह सूक्ष्म छिद्र जो हैं, जो किसमें पाए जा रहे हैं, आपके कॉकरोच के पार्श्व भाग में पाए जा रहे हैं। इन्हें हम सामान्यतः रंध्र के नाम से जानते हैं, या आप इन्हें श्वास रंध्र भी कह सकते हैं। तो इन्हें सामान्यतः श्वास रंध्र कहा जाता है। और इन श्वास रंध्रों में क्या होता है बच्चों, आपकी जो वायु नलिकाएं हैं, वायु नलिका का क्या पाया जाता है, सघन जाल कहा पाया जाता है। किसमें, आपके पार्श्व भाग, जो कॉकरोच है उसके पार्श्व भाग में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। और इस श्वास रंध्र में वायु नलिकाओं का क्या होता है, जाल, जिसे सामान्यतः श्वास प्रणाल या वातक कहा जाता है। ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन इन रंध्रों के माध्यम से श्वास प्रणाल तक जाएगी और श्वास प्रणाल से होती हुई कहां चली जाएगी बच्चों, ऊतकों में, और ऊतकों से इसे आगे विभिन्न कोशिकाओं तक विस्तृत कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके इस कॉकरोचों में क्या होती है, श्वसन की क्रियाविधि होती है। एक और यदि मैं एग्जांपल लूं, केंचुआ, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन जीवों में, या आपसे सुमेलित भी करवा सकता है कि बताइए कौन कौन से जीव में किस प्रकार से श्वसन की प्रणाली होती है। तो केंचुओं में क्या होता है बच्चों, केंचुओं में सामान्यतः त्वचा के माध्यम से क्या होता है, आपका श्वसन का कार्य किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं एक जलीय जीव जिसका नाम क्या है, मछली। आप जानते हैं जो जलीय जीव है, यानी मछली की यदि बात करूं तो मछली में क्या पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। किसमें, मछलियों में। अब एक बात याद रखना कि मनुष्यों की तुलना में, यानी स्थलीय जो जीव हैं, उन स्थलीय जीव की तुलना में हमारे जो जलीय जीव हैं, इन जलीय जीवों में क्या होता है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो द्रुत गति यानी तीव्र गति से पाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझना। क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन है, जो सीधे क्या ग्रहण की जा रही है, वायुमंडल से ग्रहण की जा रही है। लेकिन मछलियां जो होती हैं वह आपके पानी में घुलनशील जल का क्या करती है बच्चों, उपयोग करती हैं। जब ये पानी में घुलनशील जल का उपयोग, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, और जब ये पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तो पहले क्या होता है, यह ऑक्सीजन इनके मुख के द्वारा, यह जल इनके मुख के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और क्लोमों की सहायता से इसे जल का क्या होता है, अपघटन, और अपघटन होकर के जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उस ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो ऑक्सीजन यानी जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वह किसके माध्यम से हो रही है, क्लोम के माध्यम से हो रही है। किसमें, आपकी मछलियों में। और इसीलिए इनमें क्या पाई जाती है, यह जो प्रक्रिया होती है वो बहुत द्रुत गति से होती है। किसमें, जलीय जीवों में। अब हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि श्वसन की प्रक्रिया में मेनली क्या हो रहा है, पोषक जो पदार्थ हैं उन पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होकर के हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सवाल हमारे सामने यही है कि आखिरकार किस प्रकार से पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए बात करते हैं अगले स्टेप पर। पढ़ने जा रहे बच्चों, भिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। समझना कैसे, आखिरकार हमें ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले क्या हुआ, यह हो गया आपका ग्लूकोज, C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज।
और इस ग्लूकोज का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होता है आपका जो कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में सबसे पहले क्या होगा, इसका विखंडन होगा। क्या पढ़ रहे हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। आप यहां पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें पोषक पदार्थ और मेनली भोजन के पाचन से हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त हो रहा है, आपका ग्लूकोज। तो किस प्रकार से आपको ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपके कोशिका द्रव्य में टूटेगा और टूट करके बनाएगा बच्चों पाइरुवेट। यानी कि यह पाइरुवेट के दो अणुओं में टूट गया। तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में टूटा, आपके पाइरुवेट में टूटा। अब क्या होगा समझना, यहां से प्रक्रियाएं नॉर्मली 3 प्रकार से हो सकती हैं। यदि हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन की आपने पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवा दी, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि हमारे शरीर में यदि ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी पर्याप्त मात्रा मिल जाती है, तो पर्याप्त मात्रा मिलने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और आपको क्या प्राप्त होगा, जल, और किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि क्यों हुआ, यह क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक का जब भी क्या होता है, पूर्ण दहन यानी कि उसकी क्रिया हो रही है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ, तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप देख पा रहे हैं जो विखंडन हुआ, यानी यह जो श्वसन हो रहा है, ये श्वसन की प्रक्रिया ही तो है। इस श्वसन की प्रक्रिया जो हो रही है किसके उपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। इसलिए इसे बच्चों सामान्यतः आप वायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो याद रखना, यदि आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि वायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो विखंडन है क्या कहलाता है, फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है, विखंडन किसका है, पाइरुवेट अम्ल का हो रहा था। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रही है और यह होता कहां है, सामान्यतः हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में यह वायवीय श्वसन की घटना होती है। पूछ सकता है आपसे कि पाइरुवेट अम्ल के पूर्ण विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार हमें या हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप व्यायाम कर रहे हैं, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि हमारी जो पेशियां होती हैं, वे पेशियां अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की डिमांड करना प्रारंभ कर देते, भैया ऊर्जा लेके आओ और कहीं से भी लेके आओ। तो होगा क्या, उस कंडीशन में होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज से क्या बना, ये पाइरुवेट बना। यह पाइरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में ही, किसमें विद्यार्थी हो, ऑक्सीजन का अभाव, यानी इस ऑक्सीजन के अभाव में ही क्या होने लग जाएगा, इस पाइरुवेट का विखंडन होने लग जाएगा। और ये कहां होगा, यह होगा हमारे पेशीय ऊतकों में। जब हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पेशीय ऊतकों में ऑक्सीजन के अभाव में यह पाइरुवेट क्या होता है, टूटता है और टूट करके बनाएगा बच्चों लैक्टिक अम्ल। यानी इसका क्या हो जाएगा, यह आगे एक अम्ल का निर्माण करा, उसका नाम क्या है, लैक्टिक अम्ल। और यह देगा आपको 3 कार्बन अणु, यानी 3 कार्बन के अणु प्राप्त होंगे, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो पेशीय ऊतक हैं, उन्होंने आपको क्या दे दिया, उस पाइरुवेट अम्ल ने क्या बना लिया, लैक्टिक अम्ल, और हमें 3 कार्बन के अणु प्राप्त हो गए। अब क्या होता है, ये हमारी मांसपेशियों में इस लैक्टिक अम्ल की बढ़ता, इसकी मात्रा बढ़ती है, तो सामान्यतः हमारे आ जाते हैं क्रैम्प। और क्रैम्प क्यों आए, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में किसकी मात्रा बढ़ गई, इस लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई। तो बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लड़के जब दौड़ भाग करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। और वह क्रैम्प क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो मांसपेशियां हैं वे अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की डिमांड कर रही हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की डिमांड कर रही हैं, और उन्हें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा कहां से मिल रही है, ऑक्सीजन के अभाव से पाइरुवेट
अम्ल किसमें बदल रहा है? आपके लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिएगा अब या तो ऑक्सीजन का अभाव हो, लेकिन आपने ये मान लिया क्रैम्प आ तो गया, फिर करें क्या? आपने एक वर्ल्ड कप देखा होगा, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का, जिसमें मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अकेले ही पूरे मैच को जिताया था। उसमें आपने देखा था कि उसे क्या आ गए थे? क्रैम्प आ गए थे। और क्रैम्प क्यों आ रहे थे? क्योंकि गर्मी पड़ रही थी। आप कह सकते हो कि वहां पर जो वह खेल रहा था उससे बहुत अधिक गर्मी से उसके पसीने आ रहे थे, और उसे अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता थी? ऊर्जा की आवश्यकता थी। वो वर्क कर रहा था वहां पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा के लिए। उसकी जो मांसपेशियां थी, यानी पेशीय ऊतक थे, वहां पर क्या हो रहा था? लगातार लैक्टिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो रही थी, और अत्यधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बढ़ने से उसे क्या आ गया? क्रैम्प आ गया। अब यदि गर्म पानी से क्या कर लिया जाए? स्नान कर लिया जाए, या तेल की क्या कर दी जाए? मालिश की जाए। तो तेल की मालिश और गर्म पानी केंद्र से नहाने से चूंकि रक्त का क्या होगा? संचरण यानी फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे के कारण क्या हो जाएगा? आपके जो ये क्रैम्प हैं वह क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अब बात करता हूं तीसरे वाले भाग की, और क्या हो सकता है? तो और ये हो सकता है बच्चों की ईस्ट जो होता है, ईस्ट में सामान्यतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है? यह पायरुवेट अम्ल जो है यह बनाता है इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 कार्बन के अणु। यानी कि यदि ईस्ट जैसे जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन के अभाव में यह पायरुवेट अम्ल इथेनॉल बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और हमें 2 कार्बन के अणु प्राप्त होते हैं। तो आपने ये पाया कि किस प्रकार से ग्लूकोज के विखंडन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। चूंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया? वायवीय है। और यह जो दोनों श्वसन हैं ये या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहे हैं या ऑक्सीजन के अभाव में हो रहे हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं बच्चों? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अभाव में होता है क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। हमसे एग्जाम में बहुत बार वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर पूछ लेता है। तो देखो पहला अंतर तो यही हो गया, इसकी डेफिनेशन फर्स्ट अंतर हुआ। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल की ये कहां होता है? यह सामान्यतः मनुष्य जैसे जीवों में पाया जा रहा है, यह सामान्य क्रियाओं में होता है, और ईस्ट और पेशीय ऊतकों में यह अवायवीय श्वसन की घटना हो रही है। तीसरा आप क्या कर सकते हो? सामान्य आपका जो वायवीय श्वसन है, इस वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा है वह क्या होती है? ज्यादा, और आपके अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती है। यह कहा जाता है कि वायवीय श्वसन में हमें जो ऊर्जा मिल रही है वह मिल रही है बच्चों 38 ATP। हमें जो टोटल ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है? 38 ATP हो रही है। लेकिन चूंकि यह 2 क्रियाएं हो रही हैं, एक तो हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में घटित और एक किस्म हो रही है कोशिका द्रव्य में, जिन्हें ग्लाइकोलाइसिस चक्र या क्रेब्स चक्र कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र में इन्हें 38 में से 2 ATP के जो अणु हैं ये क्या आ जाते हैं? काम आ जाते हैं, यानी यह ऊर्जा काम आ जाती है। इसलिए जो टोटल लाभ है, टोटल हमें जो शुद्ध लाभ हुआ वह किसका हुआ बच्चों? 36 ATP के अणु का हुआ। तो याद रखना नॉर्मल शुद्ध लाभ कितने का हो रहा है? 36 का। टोटल बने इतने, लेकिन 2 क्रियाओं में खत्म हो गया, और कितने का बना? 36। तो आप कह सकते हैं कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि एटीपी के संलग्न अणुओं को तोड़ा जाए, सामान्यतः एटीपी की जो संलग्नता होती है वह जब खंडित होता है, एटीपी का अणु जब खंडित होता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। यानी एटीपी का 1 मोल अणु टूट करके 30.5 किलो जूल ऊर्जा आपको प्रोवाइड करवाता है। तो यह था बच्चों आपका विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। और आपने वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी जाना। पहला अंतर क्या था कि यह किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन सामान्यतः मनुष्य जैसे जीवों में पाया जा रहा है, सामान्य जीवों में होता है,
और यह पेशीय ऊतक और ईस्ट में पाया जाता है। तीसरा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। चौथा, आप क्या पा रहे हैं कि जो वायवीय श्वसन है उस वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हुआ और पूर्ण विखंडन से ही तो क्या प्राप्त हुआ, CO2 जल और ऊर्जा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या नहीं हो रहा, पूर्ण विखंडन नहीं हो रहा, किसका, ग्लूकोज का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय में अपूर्ण विखंडन होता है और इसमें हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा लगभग 36 एटीपी अणु और इसमें कितनी हो रही है, 2 से 3 एटीपी अणु प्राप्त हो रही है। तो आज की क्लास में हमने श्वसन की प्रक्रिया पढ़ी कि किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया में हमें ऊर्जा मिल रही है। कॉकरोच में, मछली में और कैंचुओं में हमने श्वसन के बारे में जाना, उनमें कौन कौन से भाग हैं ऐसे जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वो भाग ही इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास में मिलते हैं और हम बात करेंगे वहां पर कि किस प्रकार से मनुष्य में परिसंचरण तंत्र कार्य करता है और उसके कौन कौन से मुख्य मुख्य घटक पाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।